तकसीम हो रहा है, लेकिन किसी न किसी की जान की कीमत पे, किसी न किसी के जख्मी होने पे की कीमत पे, किसी न किसी बड़ी लाइन, लंबी लाइन, या किसी न किसी की ह्यूमिलेशन की कीमत पे वो एक मशहूरी होगी। और चौथी चीज़ है सेफ्टी, कि खुराक की, फूड सिक्योरिटी की चौथा पिलर होता है सेफ्टी, कि खुराक सेफ हो। अब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है, ये 4 साल पुरानी गंदम थी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली होती है। फंगस वाली गंदम जो है, फंगस जब लगता है तो जहर पैदा हो जाता है, जहरीली होती है। वो अगर आप जानवरों को डालेंगे तो जानवर उस तरह मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाएंगे। अगर पोल्ट्री को डालेंगे मर जाएंगे, इंसानों को डालेंगे उनके मैदा खराब, वो खाएंगे, इंसान खाएंगे, मैदा खराब हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन खा खा के बच जाएंगे। लिहाजा वो 73 बिलियन, अपना 73 अरब करोड़ डॉलर की जो गंदम है, वो भी इस वक्त इसमें खिलाई जा रही है। यू कैन से कि दिस, ये जो महंगी गंदम मंगवाई गई, एक खाई गंदम या जहरीली गंदम मंगवाई गई, वो भी दी जा रही है। और हम 3 स्कीमें देखते हैं 2008 के बाद शहबाज शरीफ की। एक बार सस्ती रोटी स्कीम आई थी, सस्ता आटा आया था, और तीसरी स्कीम आई है मुफ्त आटा। ये तीनों स्कीमों में पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कर्जाई हुई, मकरूज हुई। तीनों स्कीमों में आप कह लें कि लंबी करप्शन हुई। सस्ती रोटी में भी 70 अरब का स्कैंडल था, 70 अरब रुपए का स्कैंडल था। मुफ्त आटे में कम से कम स्कैंडल 25 से 30 अरब का होगा। दूसरा वो गंदम का होगा। सो इसमें गवर्नमेंट की ये जो खुराक का जो कहत पैदा कर दिया है, या एक इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है, कि जिसमें सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में आटा नहीं है। 23 करोड़ की आबादी, जो हम कहते थे कि हम बड़ी मार्केट हैं, हम मिडिल क्लास की मार्केट हैं, यहाँ पे यू कैन से कि दुनिया की चौथे या पांचवें नंबर पे मिडिल क्लास थी बड़ी। उस मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, लोग टूरिज्म का सोच रहे थे, और हमने वहां बता दिया कि आटा भी इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अब आप मुंह उठा के देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई आपके साथ एंगेज करेगा। किसी को आपके साथ एंगेज करने की जरूरत क्या है, जहां 2-2 मील लंबी लाइनें लगी हों, जहां शहादतें हो रही हों आटे वालों की। सो पहला इसका नुकसान ये हुआ। दूसरा, हम देखते हैं कि जो महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू बना, कि फूड इन्फ्लेशन हुई है 46%। 46% फूड इन्फ्लेशन हुई है। दो चीजें ऐसी होती हैं जो अवॉइड नहीं होती, एक फूड और दूसरा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की महंगाई हुई है इस महीने में 51%। ट्रांसपोर्ट की 51 और फूड की 46%। और इन दोनों की एवरेज ह्यूमन लाइफ में जो पाकिस्तान में वेटेज है, वो है 41%। 41% जो हमारा एवरेज खर्च होता है, 41% खर्चा जो इन दो चीजों पे होता है, खुराक और ट्रांसपोर्ट पे। तो उसका आप कह लें कि इसका वेट 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 इसका ये है। अब उन दोनों में महंगाई जब ज्यादा हुई है, तो गरीब आदमी जो है, बिल्कुल उसके पास डिस्क्रिशनरी इनकम खत्म हो गई है, और वो ना कपड़ा ना दूसरा कोई चीज खरीद नहीं सकता। लिहाजा उससे वो एक्सपोज हो गया, गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। पहले आप कह लें तकरीबन 80 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ नए लोग खुराक महंगी होने की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। अब इसमें ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा है। पूरी दुनिया में पिछले साल जो महंगाई थी, ग्लोबल महंगाई जो थी 8.8% थी, और पाकिस्तान में 12% थी। पिछले साल दुनिया में 8.8, पाकिस्तान में 12। इस साल दुनिया में 6.6% महंगाई है, और हमारे यहाँ 33% होने जा रही है। एवरेज सीपीआई आएगी वो 33% आएगी। और अगले साल दुनिया में महंगाई 4.4% आ रही है। दुनिया में 4.5% महंगाई आ रही है, और हमारे पास अगले साल की भी सारी खबरें बुरी हैं। एक भी खबर अगले साल भी हमारे पास अच्छी नहीं है। हम जब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है, इसमें यू कैन से कि मूडी कह रहा है कि आपकी 33% सीपीआई आएगी। अच्छा, जब हम महंगाई का जिक्र करते हैं, तो ये सारे मुंह खोल के, सारे मुंह पीड़ा करके, या गुस्से वाला बना के, मुंह पे वट डाल के, तो हमें कहते हैं ये आईएमएफ की वजह से हुआ है। जो आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, ये महंगाई उसकी वजह से हुई है। हम जरा देख लेते हैं। पहली बात, आटा 59 रुपए से चला गया 158 रुपए पे। इसमें आईएमएफ का क्या ताल्लुक है? 95% हमारी लोकल प्रोडक्शन है। 95% लोकल प्रोडक्शन है, और जितना आटा चाहिए था सवाए 18 लाख टन के, 2 करोड़ 80 लाख टन चाहिए था, 18 लाख टन सिर्फ इंपोर्ट करना था, बाकी सारा हम इनको दे के गए थे। ठीक है। अंडे 130 रुपए से चले गए 256 रुपए दर्जन। इनका आईएमएफ से क्या ताल्लुक हो सकता है? केला 119 रुपए दर्जन थी, 232 रुपए पे चला गया। दाल मूंग हम लोकल पैदा करते हैं, दाल चना लोकल पैदा करते हैं, 160 रुपए से 250 रुपए पे चली गई। अच्छा, टमाटर 100 रुपए से, हमारे दौर में 100 रुपए था, आजकल 90 रुपए। इस पे आईएमएफ का असर क्यों नहीं हो रहा भाई? ये आईएमएफ की बात नहीं मानता टमाटर।
अच्छा, हम दूसरा देखते हैं, चीनी 86 रुपये, सिर्फ 106 रुपये पे थोड़ी महंगाई हुई है। क्या ये IMF की बात नहीं मानता? बेसिकली हम कमा ज़्यादा पैदा करके गए थे। अच्छा, वजह फिर अगली बात जो है, हमारे दौर में आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट निकालें, हमारे दौर में 3.5 साल में पेरिशेबल, पेरिशेबल मीन सब्जी एंड फ्रूट, फ्रूट एंड सब्जी की 3.5 साल में जो महंगाई हुई, पता कितनी थी? 3%। 3.5 साल में 3%। और इससे एक साल में पता कितनी हुई है? 66%। 66%। मतलब जो केला लगा हुआ है, जो टमाटर क्या नाम है वहां, टमाटर लगा हुआ है, आलू उग रहा है, प्याज है, इसका IMF से क्या ताल्लुक है? IMF क्या टमाटर को कहता है कि भाई आपने महंगा होना है, ठीक है, या मतलब प्याज को कहता है, या आलू को कहता है? आलू पिछले साल क्यों सस्ता था? हमने 35% आलू की पैदावार बढ़ाई, सब्जियों की 35% पैदावार हमने बढ़ाई। हमने इसी तरह बाकी मतलब दुनिया में 8 फसलों में हम सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी हमारी, 8 फसलों में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी हमारी। अच्छा, अगली हम बात करते हैं, तो इन हालात में मुझे मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। मियां नवाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की है, तो उन्होंने बड़ा मुंह मोटा करके कहा कि अगर ये फुल बेंच ना बना तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। मियां साहब के बहुत डॉलर है, हमें पता है, मरियम के पास भी बहुत हैं, इसाक डार के पास भी बहुत हैं, शहबाज शरीफ के पास, जरदारी के पास, सारों के पास बहुत डॉलर है। इनकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है, बल्कि यकीनन होगी। और दूसरा, वो जो डॉलर के साथ हुआ है, 180 रुपए पे से उठ के 285 रुपए पे चला गया है, और आगे मियां साहब खुशखबरी सुना रहे हैं कौम को कि ये 500 का हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मर्जी का फैसला नहीं करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, इसलिए 500 का हो जाना है। मियां साहब आपको खबर दे रहे हैं कि हम इतने नालायक हैं कि हमने जो पहले किया ये बहुत थोड़ा है, हम आपके साथ इससे ज्यादा करने को जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं होगा, कसूर किसी और का होगा। सो ये आप कह लें कि ये जो रवैया है, यू कैन से कि इस रवैये ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, मियां नवाज शरीफ। अच्छा, इसमें दूसरी बात उन्होंने की कि आटे की लाइनों से मैं बड़ा दुखी हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो छोटा भाई है, आपके छोटे भाई ने जब आटा पूरा दे के 2 करोड़ 86 लाख टन गंदम जब दे के गए हैं हम उसको, और आज भी 18 लाख टन अगले साल के रिजर्व के लिए आटा गंदम मौजूद है हमारे पास। सिंध में गंदम आ गई, आज भी 6.5 लाख टन गंदम मौजूद है वहां पे। पंजाब में 1 मिलियन टन गंदम आज भी पड़ी है ना। सिंध में 1.5 लाख है, पंजाब में इस वक्त 7 लाख टन है रोजाना। आज के बाद 40 दिन की गंदम पंजाब में मौजूद है, आज के बाद 40 दिन की गंदम सिंध में मौजूद है, KP में मौजूद है। तो फिर ये लाइनें क्यों, फिर ये शहादतें क्यों, फिर ये 59 रुपए से बढ़ के तो 158 रुपए क्यों? और फिर मियां सब दुखी हैं। भैया आपको शर्म नहीं आती? आप आज भी दुनिया को इतना बेवकूफ समझते हैं? आपकी फैमिली में IQ नहीं है, आपकी फैमिली में तालीम नहीं है, आपकी फैमिली में फ्रॉड के अलावा है कुछ नहीं, लेकिन 23 करोड़ लोगों में यार कम से कम 5-7 करोड़ लोग बड़े सियाने हैं इस मुल्क में, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप मुंह खोलते हैं उनको समझ आ जाती है, आपके मुंह खोलने से पहले उनको समझ आती है आपने बोलना क्या है। सो मियां साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा दुखी हूं। और फिर जब बात करते हैं, कहते हैं 2018 में मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा था। 2018 में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी? 1990 से 93 तक, 1997 से 99 तक, और 2013 से 18 तक। आप तीनों अदवार खोल के देखें, तीनों अदवार में ये चीजें सामने हैं। हर जगह हर दौर में एक्सपोर्ट कम हुई है। 2013 से 18 तक जो इनका सुनहरी दौर वो कहते हैं 5 साल जिसमें पूरे किए, जिस दिन मियां साहब तशरीफ लाए थे उस दिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू GDP रेशो थी 13.5%। और जिस दिन मियां साहब माशाल्लाह गए थे नाहल होके, डिस्क्वालीफाई होके, उस दिन एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की 8.8% टू द GDP। 5% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू GDP कम हो गई थी, और हर दौर में कम हुई है। दूसरी बात, मियां साहब जब आते हैं रिजर्व ज्यादा होते हैं, जब जाते हैं रिजर्व कम होते हैं। आप तमाम अदवार में देख लें, आते हैं तो रिजर्व ज्यादा होते हैं, जाते हैं तो रिजर्व कम होते हैं। मियां साहब जब आते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हर्ट हो जाती है। कल हाथ जोड़ रही थी सारी टेक्सटाइल कि जनाब हमारे साथ हमें बचने दें। और लोकल इंडस्ट्री हमेशा डैमेज हुई है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा बड़ा है जब भी मियां साहब आते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन मियां साहब का तुर्रा इम्तियाज है। वो लोगों को हथकड़ियां लगवाएं, वो पुलिस मुकाबले करवाएं, वो लोगों के घरों पे अटैक करें, या
पंजाब जैसे सूबे में, लाहौर जैसे शहर में लोगों को मिसिंग पर्सन कर दें। ये कभी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में दौर में नहीं हुआ था कि लोग मिसिंग पर्सन हो जाएं। ये पहली बार आपका 75 सालों में हुआ है कि बाकायदा बगैर किसी अभी क्या नाम है मशवानी वापस आया है, कहीं किसी को नहीं है। किसने गिरफ्तार किया? कोई सामने नहीं आया। भाई अगर स्टेट ने कोई लॉ के मुताबिक काम किया है, स्टेट में अगर इतना भी हौसला नहीं है कि वो बताए कि हमने गिरफ्तार क्यों किया था, अगर स्टेट में इतना भी हौसला नहीं है, फिर स्टेट बदमाश है, फिर हुकूमत बदमाश है, फिर हुकूमत नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है, ये आइन नहीं है, फिर ये गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं। तो बदमाशी से हुकूमतें नहीं चलती। अगली बात हम जब देखते हैं कि ये हर चीज ही मिसिंग पर्सन के साथ फिर आज सारे के सारे जुडिशरी पे डिस्कस कर अटैक कर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर हम जब इनको देखते हैं कि ये बार बार पूछते हैं कि तबाही 11 महीनों में तो नहीं हुई, बार बार पूछते हैं कि 11 महीनों से तबाही नहीं हुई, ये इमरान खान खराबी कर गया था इसलिए तबाही हुई है। सिर्फ दो फिगरें आप देख लें तो आपको तबाही की समझ आ जाएगी। सिर्फ दो फिगरें। पहली फिगर ये, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 29% कम हुई है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 29% कम हुई है। ये वो टेक्सटाइल है जो 24% के हिसाब से बढ़ रही थी। पिछले साल 24% बढ़ी, इस साल 29% कम हुई। इसका मतलब क्या है? 53% का फर्क आ गया एक साल में। फिर हम देखते हैं ओवरऑल एक्सपोर्ट को। ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल 11-12% बढ़ रही थी, इस साल 11-12% कम हो गई। ओवरऑल एक्सपोर्ट 22-23% का फर्क आता है। फिर हम देखते हैं इसको फॉरेन रेमिटेंस को। फॉरेन रेमिटेंस पिछले साल 11% बढ़ रही थी, इस साल 10.9% कम हुई है। 22% यहां डिफरेंस आ गया। आपकी 63 अरब डॉलर की इनकम थी एक्सपोर्ट से और फॉरेन रेमिटेंस से। 63 अरब डॉलर की जो आपकी इनकम थी उसमें 25% डाउनफॉल आ गया। ये बनेगा तकरीबन 15 अरब रुपया, 15 अरब डॉलर। जब 15 अरब डॉलर आपकी इनकम से कम हो गए तो फिर आपने बैगिंग करनी नहीं है तो और करना क्या है? फिर यू आर नॉट चूजर। फिर आप बैगिंग करें, जहां जाएं लोग आपकी शक्ल पे लिखा हुआ देखेंगे भिखारी आ गए हैं, ये मंगते आ गए हैं, लोग आपसे सलाम ना लें, लोग आपके पास ना खड़े हों, आप जिसका हाथ पकड़े हुए जोकरों की तरह खड़े रहें, छोड़े ना, और यहाँ पे आके पाकिस्तान को भाषण दें। मियाँ अपना आपके वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है कल, ऐसे लगता है ये आप कह लें कि अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे हैं, और सारा टब्बर अपोजिशन बने हुए। मरियम नवाज अपोजिशन लीडर है, नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, सारे वज़रा अपोजिशन लीडर हैं, और वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की तकरीर करते हैं। भाई आप मतलब दुख वाली बात है। मुझे जिंदगी में कभी कोई दुख होता है तो मुझे होता है कि मुझे कोई बेवकूफ समझे। सबसे बड़ा दुख मेरे लिए होता है मुझे कोई बेवकूफ समझे। भाई 23 करोड़ लोग हैं, आप इतना बेवकूफ समझते हैं इनको कि आप हुकूमत कर रहे हैं, सारे हर जगह आपकी हुकूमत है, और आप कह रहे हैं लीडर, आप कह रहे हैं जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं। मतलब हमें तो डर आता है कि अपने बच्चों के जिम्मेदार ना हमें ठहरा दें। वाकई हमें डर आता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, और फिर आइन और कानून जो है उससे ये भाग रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। और यू कैन से कि जब आइन और कानून से हट के रिगिंग की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, ये चूज चलाकियां हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है उस तरफ ये बिल्कुल नहीं जा रहे। सो हम बेसिकली अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि किसान के साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। जो मैं कैद की तरफ बढ़ने की बात कर रहा था वो आखिर में मैं क्लोज उसके इस तरह करता हूँ कि अभी तक जितनी फसलें आई हैं सारी की पैदावार कम है। चीनी कम पैदा हुई है, राइस कम पैदा हुई है, कॉटन कम पैदा हुई है, और मकई कम पैदा हुई है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम पैदा हुई है। जब हर चीज़ कम पैदा हुई है उसकी वजह 3 चीज़ें थी जहां पे मेजर सब्सिडी दी जाती थी। एक डीएपी अपना फास्फोरस खाद पे, पोटाश खाद पे दी जाती थी। डीजल हमेशा पाकिस्तान की तारीख में सस्ता होता था। डीजल हमेशा पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल से सस्ता होता था। वजह कि ट्रांसपोर्ट वजीर गरीब आदमी का तल्लक है और ट्रांसपोर्ट से किसान का तल्लक है, और ना डीजल के साथ तल्लक है ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्री का और ज़राअत का। और ये तीनों आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं, ये तीनों आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं। इंडस्ट्री भी आपका प्रोडक्शन सेंटर है, ज़राअत भी आपका प्रोडक्शन सेंटर है, और
ट्रांसपोर्ट जो है उसको फैसिलिटेट करती है, ज़राअत को भी और इंडस्ट्री को भी। तो जो चीज़ फैसिलिटेट करती है, इन तीनों चीज़ों पे डीजल खर्च होता है। तो डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता दिया जाता था, आज जब से ये आए हैं डीजल पेट्रोल से महंगा दिया जा रहा है। उसकी सब्सिडी 140 रुपए वाला, 143 रुपए वाला डीजल जो है वो 300 रुपए का हो गया। तो आज ज़राअत इस काबिल नहीं रही। फिर खाद पे सब्सिडी खत्म हो गई। फिर ट्यूबवेल हम देते थे 5 रुपए का यूनिट, बिजली के ट्यूबवेल का बिल ले लेते थे 5 रुपए यूनिट। हम जब छोड़ के आ रहे थे गवर्नमेंट, उस वक्त हमारा 8.5 रुपए रेट था। आज ये रेट चला गया, सारी सब्सिडी वापस ले ली। आज मैं रेट की 25 रुपए से ज़्यादा, कहीं 25 रुपए के लगभग इसका रेट है। जो जब आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ा दी, तो उसने डीएपी नहीं डाली, उसने फास्फोरस खाद नहीं डाली, उसने पूरी ज़मीन तैयार नहीं की। तो अगले साल मुझे सामने नज़र आ रहा है कि 4 मिलियन टन गंदम आपकी ज़रूरत से कम होगी। और 4 मिलियन टन गंदम मंगवाने के लिए आपको $1.5 अरब चाहिए। $1.5 अरब आपके पास डॉलर तो है नहीं। हो सकता है 4 मिलियन डॉलर से भी, टन से भी ज़्यादा बढ़ जाए, 5 मिलियन टन बढ़ जाए। और तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर, 1.5 से 2 अरब डॉलर की अगर गंदम मंगवाना पड़ती है, 5 साढ़े 5 अरब डॉलर का पहले आप तेल मंगवाते हैं, खाने का तेल मंगवाते हैं, घी मंगवाते हैं, और बाकी भी चीज़ें आपको मंगवाना पड़े, तो फिर आपके पास तो ये डॉलर नहीं है। जब नहीं है, पैसे भी आपके पास नहीं है, और अपनी खुराक भी आप पैदा नहीं कर रहे, किसान के खेत आपने उजाड़ दिए, तो फिर मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि हम स्टारवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कैद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है। और दूसरा, इसके साथ एक तो ये कि उसकी सब्सिडी खत्म की, दूसरा इस मुल्क में बड़ा जुल्म हुआ है। इस मुल्क में बड़ा जुल्म हुआ है। हमारे पास 2.25 करोड़ एकड़ गंदम है, 2.5 बोरियां या 3 बोरियां गंदम की डालते हैं वो। तकरीबन 60 लाख टन, 60 लाख बोरी, अपना 6 करोड़ बोरी, 6 करोड़ बोरी यूरिया पड़ती है गंदम को। 21-22 रुपए रेट था, किसान ने 3,000 की ली है। 1,000 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा है फी बोरी गंदम का। 60 अरब रुपया उसकी जेब से निकल गया है। 60 अरब उसकी जेब से क्यों निकला है? कि हमने खाद स्मगल कर दी थी, हमने खाद स्मगल कर दी थी, बॉर्डर से पार भेज दी थी। पाकिस्तान में हम सस्ती गैस देते हैं, लिहाजा सस्ती मिलती है। पाकिस्तान में जो यूरिया 2,000 या 2,200 रुपए की है, बाहर वो 7,000 रुपए की है। बॉर्डर पार करती है 7,000 की हो जाती है। सो मैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के सहूलतकारों से और उन लोगों से जिनकी बॉर्डरों की जिम्मेदारी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सर, हमें पता है कि आपने खाद स्मगल की थी, जिसकी कीमत किसानों ने 60 रुपए ज्यादा दी है। उसका इंपैक्ट हमारी पैदावार पे जरूर आना है, लिहाजा उसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे भी आना है, उसका इंपैक्ट कहत पे भी आना है। और फिर यू कैन से ये करके अब जो मैं क्लोजिंग करूंगा, मैं समझता हूं कि बार बार जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। भाई आप होते कौन हो? आपके औकात यह है कि आपकी शक्लों पे नहूसत लिखी हुई है। आपकी तभी उम्र पूरी हो गई, एज पार्टी आपकी तभी उम्र पूरी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। ये चार डिवीजन का जो अभी सर्वे आया है, 4 डिवीजन के सर्वे में इनके पास कितनी सीटें हैं? मतलब पूरे पिंडी डिवीजन में 1 सीट है, पूरे आप कह रहे फैसला अपना सरगोदा डिवीजन में 3 सीटें हैं, गुजरांवाला डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन 13 सीटें हैं वहां पे। सो इनके पास, हमारे पास जो सीटें आ रही हैं, जहां से ये इलेक्शन हार रहे हैं और जहां से हम जीत रहे हैं, 80% से सारे सर्वे ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। और पीपल्स पार्टी वाले जो दरमियानी आवाज में बोलते हैं, उनके पास पूरे पंजाब में 1 सीट है। सो ये मुल्क बना था वोट से। ये ना किसी के अब्बा जी ने खरीदा था, ना किसी के अब्बा जी ने फतह किया था, ना किसी के बाप का है, ना किसी के दादा का है। जो कहते हैं हमारा दादा अमीर है, वो दातरी नब्बे बनाया करता था। हमें पूरा पता है कौन कितने पानी में था। ये कायदे आज़म ने बनाया था, इस मुल्क के अवाम ने बनाया था, वोट की ताकत से बना था। वोट ही इसका चलन है, वोट से ही चलेगा ये। लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे आए। जो गवर्नेंस आपने देनी थी, 2-2, 3-3 गुना महंगाई हो गई, फूड लोगों को अवेलेबल नहीं है, फूड राइट्स हो रहे हैं, कैद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नौकरियां चली गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। आपको शर्म नहीं आती? यहां बैठे हुए आप इतनी डिटाई से बाहर आके बैठ जाते हैं, आगे बताते हैं कि हमने इसको कंटिन्यू करना है। भाई कंटिन्यू करने की कोई ऐसा बंदा करे जो कहे जी मैं खुशहाली लेके आया हूं, मैं पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे घर में कोई बंदा आए कि मैं आपका घर आपसे बेहतर चला सकता हूं, फिर भी मैं उसे इजाजत नहीं दूंगा अपने घर में आने की। मेरी फैक्ट्री मुझे आके कहे कि चीमा साहब मैं आपकी फैक्ट्री आपसे बेहतर चला सकता हूं, मैं चलाता हूं, मैं उसे चलाने की इजाजत, मेरी इजाजत के साथ आए, मेरा मुलाजम बन के आए तो आए।
मैं उसे इजाजत दूं तो आए, वरना क्यों भाई। लेकिन जिन लोगों को मुझे पता है कि फैक्ट्री में चोरी करते हैं, जिन लोगों को पता है घर में चोरी करते हैं, चोर आके, डाकू आके मेरे घर में या मेरी फैक्ट्री में बैठ जाएं और इसरार करें कि जनाब आपका भला इसी में है, सर हम आपको चोर और डाकू समझते हैं। और इस मुल्क का 95% तबका आपको चोर और डाकू समझता है। 95% लोग आज सर्वे करा लें, मुझे 5% लोग ला दें जो मियां नवाज शरीफ को ईमानदार कह दें, मुझे 5% लोग पैदा कर दें जो जरदारी को ईमानदार कह दें, मुझे 5% लोग सामने मेरे ला दें किसी भी सर्वे में जो फजल रहमान को ईमानदार कह दें, या इन चारों को मिलकर कह दें। 5% ला, सिर्फ 5%। अगर आपको 95% लोग चोर और बेईमान समझते हैं, डाकू समझते हैं, तो फिर आप मेरे घर पर जबरदस्ती हुकूमत क्यों करना चाह रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाएं। हम भूख के हाथों मरना नहीं चाहते, हमने बड़े शौक से मुल्क बनाया था, हमारा मुल्क है, आज़ादी तब बरकरार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी।